तो आपके सामने देखिए घड़ी चल रही है 2 घंटा 29 मिनट, यानी 2.5 घंटा बाकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होने में। ठीक 4 बजे लोकसभा में वो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देंगे। उनसे पहले अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे विपक्ष के नेता के तौर पर, और उनके भाषण के वक्त भी प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी मौजूद रहेंगे? क्या राहुल गांधी बैठ करके प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे? ये सवाल सबके मन में। कल तो सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने ये बात पूछा भी, लोकसभा में बात उठी भी कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तब आप लोग मौजूद रहेंगे ना, तो आप लोग सुनेंगे ना प्रधानमंत्री की बात को, उनके जवाब को। उस वक्त तो उठकर नहीं चले जाएंगे, जैसे भी थोड़ी देर पहले वॉकआउट कर दिया था। राहुल गांधी पार्लियामेंट में तो आए हुए हैं आज, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त वहां रहते हैं, देखना होगा। कल तो वो अपना भाषण देकर के चले गए थे और उस वक्त काफी हंगामा भी हुआ था उनके एक जेस्चर को लेकर के कि फ्लाइंग किस उन्होंने दे दिया था, शिकायत हो गई थी। लेकिन उसके बाद वो राजस्थान की सभा में जाकर वहां भी उन्होंने वो बातें कही जो सदन में वो कह रहे थे। फिर वो आज पार्लियामेंट आए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बोलने के वक्त तक क्या वो वहां पर रहेंगे? आज भी कोशिश हुई है उनसे कुछ सवाल पूछने की, कुछ बोले नहीं। जब पीएम होंगे तब आप लेके बोला अलग बहुत ज्यादा नहीं बोले हैं वो, उससे सवाल पूछे जा रहे थे। उन्होंने इतना भर कहा है कि मुझे ठीक से दिखाया नहीं। जो बात अभी हम कर रहे थे कि चिट्ठी ये शिकायत करी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी बोल रहे थे 37 मिनट बोले, उसमें से इतना हिस्सा जो है उनको वो स्क्रीन पर ही नहीं थे, स्पीकर को दिखाया जा रहा था। फिर खासकर जब मणिपुर पर बोल रहे थे तो उसमें 14 मिनट में 11 मिनट स्पीकर को दिखाया जा रहा था, राहुल गांधी को दिखाया ही नहीं जा रहा था। वो अभी एक बात कह रहे हैं कि हाँ मुझे दिखाया नहीं, टीवी पर नहीं दिखाया। देखिए, इसी से पता चलता है कि आपके भाषण में कुछ ऐसा था नहीं जिस पर आपकी पार्टी, आपके लोग जो है बोल सके कि ये कहा, ये कहा, ये कहा। देखिए, भाषण दो तरीके से प्रभावी होता है। एक, आप कुछ नई बात कहें, या आपके कहने का ढंग ऐसा हो कि जो प्रभावी लगे। अगर ये दोनों नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जितनी अच्छी बात या बड़ी बात कह रहे हो आप। तो राहुल गांधी को 2 मिनट दिखाया गया कि 14 मिनट दिखाया गया, ये सब जब अगर जो है पोस्टमार्टम होने लगे तो इसका मतलब जो है आपका जो भाषण था उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई जो है गंभीरता नहीं है। तो वो जब तक नहीं बदलेगा, मान लीजिए कि ये भाषण राहुल गांधी का होता, बहुत प्रभावी होता, तो उनको 2 मिनट दिखाया, 14 मिनट या 22 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्चा होती, उनकी आवाज जा रही होती, उनकी चर्चा होती कि क्या क्या बोले और सरकार इस पर क्या जवाब देगी। मैं फिर भी सर डिटेल के लिए बता देता हूं। जयराम रमेश ने ये बातें उठाई हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने 37 मिनट का भाषण दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। देखिए, सुन, अगर कुछ बोल रहे हैं अभी तो सुन लेते हैं। ओके वेनु, थैंक यू। राहुल जी, बार बार आपकी स्पीच Will you be around at 4 PM when the Prime Minister speaks? राहुल जी, कौशल, राहुल जी। बहुत ज्यादा इंटरैक्ट नहीं किया राहुल गांधी ने। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी अब लोकसभा में बोल रहे हैं, चलिए सुनते हैं। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी? सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी ज़मीर की आज़ादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म से जानना चाहता हूं कि कहाँ गया इस हुकूमत का ज़मीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाई कोर्ट, हरियाणा की हाई कोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से
कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियंस, कहां गया आपका जमीर जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं? सर, चौथा पॉइंट, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत है द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डीएस्केलेशन, डी-इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर, और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ ताईद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। सर, और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खुरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी, सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर, मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है अंसारियों के, कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में, अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सर, यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है, जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं,
ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। Now, तो please, सर, sir, I'm concluding, sir, I'm concluding। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को धन्यवाद श्री तीसरा प्रिंस महाज करेगा। शुक्रिया सर। Let us see. Okay, next, Sri Prince Raj, please. असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे, और यहाँ हम प्रोग्राम में कई बार मजाक में कहते हैं ना, अब समय कम है, जरा गागर में सागर भरना है, तो लगा वो पार्लियामेंट में वो कर रहे थे। जितने मुद्दे पिछले शायद 4 महीनों में आए होंगे उनके सामने, सब उन्होंने अपनी स्पीच में उड़ेल डाले। उसमें मॉब लिंचिंग से लेकर के चीन, उसके बाद मणिपुर, काशी का मुद्दा, सारी बातें उसमें उन्होंने जिक्र उनका एक एक बार कम से कम कर ही दिया एंड में। लेकिन जो बात बोल रहे थे चौकीदार और दुकानदार वाली, तो चौकीदार तो समझ में आता है किसके लिए कह रहे हैं, सरकार के लिए कह रहे हैं। दुकानदार मतलब कांग्रेस पार्टी को दुकानदार कह रहे हैं। ये दोनों मिल जाते हैं। ऐसा कोई कानून बनना होता है, ऐसा कोई मौका आता है तो ये हमारा साथ नहीं देते हैं, आपस में इनकी मिली। यूएपीए के लिए कह रहे थे। हाँ, यूएपीए का कानून बना दिया। हाँ, उसका समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने। ये कहने की कोशिश कर बेसिकली रहे वो थे एड्रेस कर जिसका रहे हैं ज्यादा इस्तेमाल मुसलमानों पर हो रहा, ये उनका आरोप है। अब चलिए, अब जो बोलने वाले बचे हैं उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का सरकार की तरफ से बोलने का इंतजार हो रहा है, और प्रधानमंत्री ठीक 4 बजे बोलेंगे। राहुल गांधी का भी आप दिखा रहे थे, उनसे काफी रिएक्शन लेने की कोशिश की गई, गाड़ी में बैठकर वो भी कहीं गए हैं। अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे जब प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे उस वक्त, ये सवाल शायद लौटेंगे इसलिए चले गए होंगे लंच ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि वैसे भी लंच का समय हो ही गया है, तो 1:30 बज रहा है। याद नहीं आ रहा पिछली स्पीच के वक्त वो थे कि नहीं थे? नहीं थे, पिछली स्पीच में थे, प्रधानमंत्री 2018 वाले में ना मौजूद थे। 2018 वाले में जी हाँ थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बाकी उसमें थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष थे, तो राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आज भी वो सुनेंगे प्रधानमंत्री का भाषण। उम्मीद तो चाहिए, कायदे से उनको कल अमित शाह का भी भाषण सुनना चाहिए था। कल तो रैली ये आपने अच्छा याद दिलाया। वो बांसवाड़ा देखिए, गृह मंत्री आप विपक्ष को अपने विरोधियों को सुनते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है सुनना चाहिए, उनको काटने का, उसके खिलाफ तैयारी करने का। नहीं सर, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं सारा हंगामा मणिपुर के मुद्दे पर था, और मणिपुर पर गृहमंत्री जवाब दे सकते थे, तो आप गृहमंत्री का जवाब सुनने के लिए क्यों नहीं थे? नहीं, कल उनका पहले का प्रोग्राम था, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस था, उसमें पहले से ही बांसवाड़ा में प्रोग्राम बना हुआ था उनका रैली का, इसीलिए हो गए थे वो। अब सर ये तो अब अविश्वास प्रस्ताव भी लाई तो उन्हीं की पार्टी है, तो लाई तो आज सुनेंगे ना प्रधानमंत्री को, और वैसे भी सब अखबारों में आ गया, यूट्यूब पे है, सब कुछ सुन लिया होगा, उसमें क्या दिक्कत है? परसों तो पूरे दिन बैठे थे वो, जब हम लोग कह रहे थे नहीं बैठे तब तक बैठे हुए थे वो, मैंने जाके पूरा यूट्यूब पे रात में देखा। होम मिनिस्टर से कोई क्लैरिफिकेशन लिया गया? अब वो क्लैरिफिकेशन तो अभी लेंगे ना, जब ये अधीर रंजन बोलेंगे लीडर ऑफ हाउस के रूप में, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, तब उसमें क्योंकि कल जब अधीर रंजन बोल रहे थे तो गृहमंत्री जी ने कहा था कि दादा अभी आप बैठ जाइए, जब आपका मौका है तब आप बोलिएगा जो बोलना है, जो पूछना है, तब पूछ लीजिएगा मुझसे, तो वो उसमें पूछेंगे होम मिनिस्टर से जो उनको पूछना होगा। अभी हर्षवर्धन जी ने एक बात याद दिलाई कि कल जब अमित शाह का भाषण हो गया उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपील करना चाहते हैं कि मणिपुर में दोनों ही समुदायों से कि आप शांति बनाए रखें, शांति की अपील होनी चाहिए सदन से। तो उस वक्त भी वहां काफी हंगामा हुआ था। हुआ यह था कि अमित शाह चाहते थे कि प्रस्ताव पारित हो जाए, और चेयर ने कहा, स्पीकर ने कहा कि यह प्रस्ताव हम पारित करना चाहते हैं यहां से, और ऑपोजिशन ने कहा कि हम चाहते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में ही ये प्रस्ताव, शांति का प्रस्ताव जो है सदन की तरफ से जाना चाहिए। इस पर काफी हंगामा भी हो, नाराज भी हुआ अमित शाह इस पर। नहीं, नाराज हुए, और अगर आप ध्यान से देखिए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई हमारी 6 साल की सरकार थी, 6 साल की सरकार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं गोलीबारी नहीं हुई, कोई कुकी, मैतेई, नगा और दूसरी वहाँ छोटी छोटी सैकड़ों जनजातियाँ, किसी के बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ। म्यांमार में मिलिट्री शासन आता है, वहाँ कुकीज पर वो दमन करते हैं क्योंकि वहाँ वो ओपीएम की खेती होती है,
जिसको पॉपी प्लांटेशन या कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, अफीम की खेती, और वो लोग घुस घुस के आते हैं। इतनी सफाई से मैंने किसी को ये बताते नहीं सुना। और हम लोग कई बार चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मोदी सरकार कर क्या रही है। अब भारत जैसे विशाल देश में जहां सीमाएं एकदम खुली हुई हैं, उन्होंने बताया कि सीमा में कहीं कुछ था ही नहीं, हमने इसको शुरू किया है। 10 किलोमीटर की सीमा हमने बंद कर दी, 60 किलोमीटर पर काम कर रहे हैं, बचा जो है उसको भी हम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई ये उसी समय आता है जब ये एकदम से एक फैसला आता है, उसकी आड़ में होता है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो है। और फिर कहते हैं चलिए सब छोड़िए, हम सब से कह रहे हैं कि आइए आप जो भी करना है उसमें सहमति की तरफ, शांति की तरफ बढ़े। लेकिन सदन तो एक आवाज में बोले। दुर्भाग्य से विपक्ष उस आवाज में शामिल नहीं हुआ। भले ही स्पीकर ने कहा कि हम इसको सदन की तरफ से प्रस्ताव मानते हैं, लेकिन विपक्ष हल्ला हंगामा करता रहा। यह अच्छा दृश्य नहीं था, संसदीय परंपरा में यह ठीक नहीं था। लेकिन एक अच्छा दृश्य यह भी नहीं था, कायदे से इस अपील जानी चाहिए थी, बल्कि आज वो अपील जानी चाहिए थी। जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे लेते और उनके नेतृत्व में अगर देश अपील करता, संसद अपील करती, तो और बेहतर होता। तो मुझे लगता है कि गलती उधर से भी हुई है। ऐसी क्या जल्दी थी अपील की जब प्रधानमंत्री को बोलना है? अपील तो जिस दिन सदन शुरू हुआ पहले दिन होनी चाहिए थी। हाँ, तो पहले दिन कर लेते। पहले दिन जो है ऑबिचुअरी होनी चाहिए थी जो लोग मारे गए हैं। हाँ, पहले और दिन एक अपील होनी चाहिए थी पूरे सदन की ओर से। ये जिद का सवाल नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं, ये ठीक है, पहले दिन विपक्ष ये मांग करता, उसमें मांग में कोई गलती नहीं है। ये इस प्रोटेस्ट के साथ शामिल होता कि प्रधानमंत्री शामिल हो तो और अच्छा है। हम चाहते हैं उसका संदेश और ज्यादा जाएगा। लेकिन इसकी वजह से हम संदेश ही नहीं देंगे कि भाई पूरा देश एक है मणिपुर के लोगों के साथ, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम सब, और शांति और सुरक्षा के लिए पूरा सदन जो है अपील करता है कि आप आपस में झगड़ा बंद करें और शांतिपूर्वक जो है दोनों समुदाय वहां पर रहें। ये अच्छी बात है। तो अगर पूरा सदन बोलता, सारा ओनस विपक्ष पे ही जाएगा। सरकार भी अगर मान लीजिए आज अपील कर देती प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उसका मैसेज और ज्यादा अच्छा जाता। इसमें क्या दिक्कत थी? अगर उधर से जिद इधर से भी है, तो मुझे लगता है कि सारा ओनस विपक्ष पे क्यों करें। और ये बिल्कुल सही प्रदीप जी कह रहे हैं कि पहले दिन, अगर जिस दिन प्रस्ताव आने से पहले एक स्पीकर की तरफ से एक प्रस्ताव आता कि भाई पहले तो श्रद्धांजलि दी जाए जो लोग मारे गए हैं, और उसके बाद एक सामूहिक प्रस्ताव सदन पर संकल्प पारित करें, और उसके बाद हम इस पर बहस शुरू करें, वो और बेहतर होता। तो ये तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है कि अब आप गृहमंत्री जी को उपस्थिति में आप ला रहे हो, मान लीजिए बेहतर होता आ जाता। और ये प्रस्ताव, आप प्रधानमंत्री इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो सदन के भी नेता हैं, देश के भी नेता हैं। अगर उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, अध्यक्षता तो स्पीकर ही करेंगे, उनके नेतृत्व में होता तो और बेहतर संदेश जाता है। मैं ये कह रहा हूं। नहीं, ठीक बात है। और बहरहाल अब वो तो जो होना था कल हो गया। लेकिन सौरभ जी, देश के लोगों को ये तो जरूर लगेगा ना, किसी को भी, आप राजनीति अपनी जगह रखिए, विपक्ष जो कर रहा है, सत्ता पक्ष कर रहा है, कि 6 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में यही बीरेन्द्र सिंह, यही मणिपुर, कितना सुंदर मणिपुर हो जाता है। और मुझे तो याद है, चूंकि एक कार्यक्रम में एक वो 6 साल वाला चला गया, 3 महीने उन्होंने जो बताया था वो मैं बताता हूं। मणिपुर के बारे में वो बता रहे थे, दिल्ली के होटल में कार्यक्रम था, और उन्होंने कहा कि आप सब लोग आइए मणिपुर, इतना सुंदर, इतना शांति वाला बना दिया है हमने। और हर कोई ये मानता है 18,000 एकड़ जंगल से अफीम की खेती खत्म करके उसमें फॉरेस्ट को फिर से एक तरह से कहें कि बेहतर तरीके से स्थापित कर देना, ये छोटी बात नहीं थी। तो जो अमित शाह कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ ना, क्या हुआ, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेकिन जब उस पर विपक्ष अड़ता है तो फिर तो राजनीति को देखना, ये देश के लोगों को कुछ तो समझ में आएगा ना भैया, कि कोई भी किसी भी सरकार को आप आरोप लगा रहे हैं, और उस सरकार में और कोई भी अपनी सरकार में क्यों ऐसी घटनाएं कराएगा, वो भी इस तरह की घटना जिसमें सीधे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश। जो बात विनोद जी ने कही कि वो 3 महीने में कराने की बात थोड़ी होगी। देखिए, होम मिनिस्टर ने कल अपने स्टेटमेंट की शुरुआत में कहा कि मणिपुर में हिंसा का तांडव हुआ है। उन्होंने कहा मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, बेहतर होता हुआ है उन्होंने एक्सेप्ट किया, गृह मंत्री बोल देते, उसके बाद विपक्ष कहता कि हमें अभी कम रह गया है। 3 दिन जाके गृह मंत्री वहां रुकते क्यों? 3 दिन गए, 3 रात वहां पर रुके, MOS 23 दिन वहां पर रुके, 23 दिन वहीं रहे। स्थिति तो ठीक होती तो उन्होंने बताया, पीछे की वजह भी बताया कि मणिपुर में जो हुआ वो क्यों हुआ, और अब इस वक्त वहां पर धीरे धीरे कैसे स्थिति सामान्य हो रही है। और ये बातें गृहमंत्री के भाषण में थी। आज प्रधानमंत्री के भाषण में देखते हैं मणिपुर को लेकर के कितनी बातें होती हैं, और विपक्ष की तरफ से और जो मुद्दे उठाए गए उनका जवाब कितना होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।